2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का अब वक्त बचा हुआ है। देखिए, बिहार में बात करें राजनीति की तो राजनीति गरमाई हुई है। चर्चा का बाजार गर्म है। चर्चा का बाजार यह गर्म है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या महागठबंधन का फिर से दामन थामेंगे, भाजपा का साथ छोड़ेंगे। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग तो अब फोन कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, क्या नीतीश कुमार जो हैं अब तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं। तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं बिहार के गलियारों में तैरने लगी हैं। एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में धरना जमाए हुए हैं, उनकी मांग है कि बीपीएससी में री एग्जाम हो। री एग्जाम की मांग को लेकर बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी जो हैं वह पटना में कहीं ना कहीं धरना स्थल पर धरना कर रहे हैं। गर्दनीबाग का वह स्थल जहां पर दिन रात एक किए हुए हैं अभ्यर्थी, कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। विपक्ष के कई नेता पहुंचे, जहां एक और तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर ने कल कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ कूच कर दिया सीएम आवास के तरफ। लाठी डंडा सब पड़ा, तमाम तरह की तस्वीरें आई। यह भी अब चर्चा होने लगा कि कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही है और इसका नतीजा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आनन फानन में नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। अभी तुरंत की तस्वीर खबर आपको बता दें तो नीतीश कुमार जो हैं वो पटना लैंड कर चुके हैं। क्या उनको भी चिंता है कि 2025 में या बीपीएससी अभ्यर्थी, बिहार के युवा हम लोग की सरकार को कहीं ना कहीं आंख दिखाएंगे या फिर इसका नतीजा हम लोग को भुगतने को मिल सकता है। तमाम तरह के जो है प्रश्न जो हैं उठ रहे हैं बिहार में। जहाँ एक और नीतीश कुमार के पार्टी की बात की जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी में यह चर्चा है कि गुटबाजी जदयू में अधिक चल रही है। जेडीयू जो है वह 3-4 खेमों में बढ़ चुका है। संजय झा जो है अलग जेडीयू को चला रहे हैं, इधर ललन सिंह जो हैं उनका विचार अलग है जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हैं। यह तमाम तरह की चर्चाएं हैं और आज हम चर्चा गरम में मेरे साथ 2 मेहमान हैं। पुरुषोत्तम सिंह गुड्डू जी हैं, समाजसेवी हैं, और हमारे साथ टीम पवन से पवन जी हैं। पवन जी, सबसे पहले पहला सवाल आपसे होगा, बिहार की राजनीति को आप किस प्रकार देख रहे हैं? बिहार में चारों तरफ चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, चाचा फिर से पलटी मारकर भतीजे के साथ जा सकते हैं। कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों? इतने लंबे टाइम के बाद, क्योंकि ये इतनी बार हो चुका है, 9वीं बार वो 10वीं बार कहा जा रहा है कि वो वापस से सीएम का शपथ लेंगे। तो अभी आज पूरे ही दिन कई लोगों का लगातार हम लोगों से भी संवाद हो रहा है। लोग इसलिए फ़ोन कर रहे हैं कि हमने न्यूज़ में देखा या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई हैं। और कई लोगों को तो ये भी पता है कि चलो अगर न्यूज़ चल भी जा रही है और कल को ऐसा नहीं तो उन्हें उम्मीद है कि कल को ये न्यूज़ सही भी हो जाएगी और वो ये दावा कर देंगे कि हमने सबसे पहले खुलासा किया कि वो 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं या पलटी मारने जा रहे हैं। सिनेरियो जो अभी जो तत्कालीन सिनेरियो है, यहाँ सबसे बड़ा जो अभी बिहार का मुद्दा वो ये नहीं है कि सीएम पलटी मारेंगे। कारण ये है कि अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा कि क्या वो कारण है या इस बार क्या कारण दिख रहा है या क्या हो सकता है कि सीएम पलटी मारेंगे। इस बार दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो आप राजद की बात कर ले या भाजपा की, दोनों अपने आप में ये मंथन कर रहे हैं कि कहीं भाजपा ये सोच रही है कि हमसे क्या गलती हो रही है, या उनकी समीक्षा इस पे नहीं होगी कि वो 10वीं बार क्यों वहां जा रहे हैं। उनकी समीक्षा इस पे हो रही है कि क्या हम में से किसी ने गलती की है या किसी ने सम्मान को ठेस पहुंचाया है सीएम साहब को, या वो एक अलग विषय है। राजद में ये चल रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि इस बार ये वापस से हमारे साथ आ जाए। और इन दोनों के बीच में आप एक और चेहरा और एक और बड़ा नाम जो आप छोड़ रहे हैं वो है, इन दोनों के बीच का जो समीकरण है, जो बैलेंस कर रहे हैं, वो है आपके हमारे सबके हाजीपुर के सांसद और मंत्री चिराग पासवान। अब दोनों ही साइड से, चाहे वो तेजस्वी जी हो या चिराग जी हो, दोनों ही अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि उनको पता है कि ये फेयरवेल है। जो अच्छी विदाई दे पाएगा इस 25 में, उसको पता है कि अगला मौका उनको मिलना है। और दोनों को आश्वासन है कि कहीं ना कहीं दोनों लेफ्ट और राइट दोनों उत्तराधिकारी बन सकते हैं। और इस बीच में भाजपा को भी अपना अस्तित्व जो है वो बचाए रखना है, बनाए रखना है। लंबे टाइम से भारतीय राजनीति में और बिहार के राजनीति में भाजपा का जो स्थान है वो सपोर्टिंग में ही रहा है। ये कहें कि अब भाजपा जहां ये सोच रही थी कि अब हम फ्रंट फुट पे आएंगे इतने लंबे संघर्ष के बाद, वहां पे आप माने या ना माने 2 बड़ा नेता बिहार में पैदा हो गया, जो बिहार भाजपा अभी तक नहीं दे पाई। यहाँ पे चाहे वो तेजस्वी यादव की बात हो, चाहे वो चिराग पासवान की बात हो, ये आज के समय में उन तमाम नेताओं को मानना पड़ेगा कि आपकी
वो जो गैप था इन दोनों ने भर दिया। इसमें प्रशांत किशोर भी लेट हो गए, हालांकि बहुत लेट वो आए। तो ये बिहार का जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रही है और चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूम रही है। इस बीच में भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, या कई बार जब भाजपा ने अपना, चाहे वो दिल्ली में कैंडिडेट दिया हो वो भी नहीं बैठ पाया, पहले से नहीं दिया वो भी नहीं बैठ पाया, और लंबे टाइम के बाद इतने समय तक सिर्फ एक चेहरा पे हमारे सबके प्रधानमंत्री जी के चेहरा पे बिहार में या और राज्य में उनको एक ऑल्टरनेट चीज़ें, ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ जो लॉयल्टी साबित करेगा, जो अच्छे से फेयरवेल 25, ये तैयारी 25 की हो ही नहीं रही है, ये तैयारी 30 की हो रही है या 29 करे, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो ये 29 की तैयारी हो रही है। उसमें कई चीज़ें जा रही है, कई लोकसभा डिवाइड हो रहा है, विधानसभा से 2-2 6-6 से 2-2 कम होकर 4-4 विधानसभा, तो कई नए समीकरण बनेंगे। और इस बार जो विषय है, जैसा कि बीपीएससी का मुद्दा हुआ, इसमें मुझे लगता है कि एक जगह जो चूक हो गई वो तेजस्वी जी से चूक हो रही है। आज भी समय है, ये जैसा आपने बोला, ये जो होड़ लगी है कि कौन ये इस पूरे का क्रेडिट लेगा या कौन इस पूरे मुहिम का एक नया लीडर पैदा होगा, क्योंकि समय दर समय भारत ने, युग दर युग भारत ने एक नया लीडर पैदा किया और बिहार तो खासकर जन्मी रही है। चाहे आप लोकनायक की बात कर ले या आज आदरणीय जितने भी आप राजनेता की बिहार से बात कर ले, वो सब एक ही आंदोलन से निकले हैं और सब क्रांतिकारी आंदोलन के ही प्रोडक्ट कह ले आज के समय में, या जो भी कह ले। तो अभी मौका था तेजस्वी जी के पास, सबसे बड़ा मौका जो वो आज भी मिस कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव बैठ जाते हैं अपने दोनों पैर पलथियां मार के, तो समझिए कि बिहार का राजनीति छोड़िए, देश का मीडिया छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया भी ये कवर करेगा कि एक युवा या एक ऑपोजिशन का लीडर अगर वहां बैठा है तो ये मजबूती मिलेगी। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जिनको भी ये गलतफहमी है कि युवा जो है सिर्फ भीड़ का हिस्सा है या आपके आंदोलन के लिए लाठी खाने के लिए है, अब युवाओं की हिस्सेदारी भी हमें चाहिए। एक युवा होने के नाते हम ना लाठी खाने के लिए बने हैं, ना आंदोलन में पत्थर चलाने के लिए बने हैं, और ना हम सिर्फ आपका बैनर उठाने के लिए बने हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सामूहिक युवाओं को भागीदारी देनी पड़ेगी भारतीय राजनीति में। तो जितने भी बीपीएससी में जो युवा हैं या जो लोग आज इस आंदोलन का हिस्सा हैं, उनको भी अब आगे के लिए ये सोचना है कि आखिर जो नेता आज उनके साथ बैठता है, उनके विषय पे आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। एक हमारे हाजीपुर के हमारे स्नातक के तिरहुत के जो एमएलसी में जो वो समीकरण देखा गया है, इससे स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि अब युवाओं का समय आ गया है। अब चाहे वो युवा तेजस्वी यादव भी बन सकते हैं, वो युवा चिराग पासवान भी बन सकते हैं, वो आप भी बन सकते हैं। अब समय है कि जो इसको लेके चलेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी विद्यार्थियों की परीक्षा हुई है, विद्यार्थी की, और 10 महीने 8 महीने के बाद सरकार की भी परीक्षा है। तो जो नेता यहाँ पे विद्यार्थी के संग खड़ा रहेगा मजबूती से, लाठी खाए बिना बिहार में कोई लोकनायक नहीं बना है। तो जो भी नेता जिनको लगता है कि उनकी परीक्षा होनी है 25 में, उनको छात्रों के संग लाठी भी खानी होगी, और उसके लिए जो अपना कंधा मजबूत करके आएगा वो तमाम युवा उनके साथ जाएंगे। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आपसे सवाल होगा। पवन जी का कहना है कि नीतीश कुमार को खुश करने में सभी नेता लगे हुए हैं, वहाँ चिराग पासवान कहें या फिर तेजस्वी यादव कहें, पलड़ा किसका भारी है? क्योंकि चिराग पासवान के साथ निगेटिव फैक्टर यह है कि 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया और तीसरी नंबर की पार्टी बन गई जेडीयू। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का बड़ा रोल था नीतीश कुमार को तीसरी नंबर की पार्टी बनाने में। तो कैसे देखते हैं, क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार उपहार देंगे, या फिर उनका पलड़ा भारी, या फिर तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपकर राजनीति से संन्यास लेंगे? ये ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि हमारे पवन भाई जो भी बोले हैं, अभी जो परिदृश्य है उसमें सब बात सही बोला, लेकिन हमारे अंदाज से हम लोग तो पॉलिटिकल ना होकर सामाजिक होते हैं, तो हम लोग तो जनता की तरफ रहेंगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ परिदृश्य बदलते नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश जी थे और कल भी शायद रहेंगे। सब लोग लगा हुआ है अपने लॉयल्टी को सीधा करने में, लेकिन अंतोगत्वा हमारे अंदाज से जो चल रहा है, कुछ भी हो, भाजपा
कहीं नीतीश जी को छोड़कर जाने नहीं जा रही है। लेकिन अच्छा सवाल ये है कि नीतीश कुमार कितने दिनों तक रहेंगे? क्या नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा बिहार में दिख रहा है ऐसा? क्योंकि कई चेहरे आए, नित्यानंद राय की चर्चा हो गई, उसके बाद सम्राट चौधरी की चर्चा होने लगी कि भाजपा से ये जो हैं अब चेहरा भाजपा के होंगे। नितिन नवीन की चर्चा होने लगी कि युवा हैं। तो कहीं ना कहीं कौन ऐसा चेहरा है, क्या कौन ऐसा विकल्प है जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हटाकर, नीतीश कुमार अगर जब राजनीति से संन्यास लेते हैं तो बिहार की कमान जो है वो संभालते हुए नजर आएगा? किस पर भरोसा किया जा सकता देखिए, है? भाजपा भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाता है। हर समय टू समय 6 महीना पे, साल भर पे अपना नेता बदलते रहता है। वो भी अपना स्टैंड क्लियर करता तो कुछ दिन समय लगता, तो नीतीश जी का काट निकल जाता। ऐसे तेजस्वी जी विरोधी पक्ष से मजबूत होते, युवाओं के लिए मजबूत होते चले जा रहे हैं। इधर दूसरे पक्ष में चिराग जी भी मजबूत होते जा रहा है। लेकिन भाजपा अपने स्टैंड पे रहती, किसी अपने स्टैंड पे रह के अपने युवा को अपने भाजपा गुट से पैदा करती और उस पे फेथ करती, तो शायद कुछ समय लगता और नीतीश जी का काट निकल जाता। अभी तत्काल नीतीश जी का जोड़ी लगने में कोई अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पवन जी, आपसे भी ये सवाल होगा कि कभी राजीव प्रताप रूडी को भी कहा जाता था, सारण से सांसद, आपका बगल वाला लोकसभा है, कि सारण से राजीव प्रताप रूडी जो है वो चेहरा होंगे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को भी जो है हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। कई चेहरा है, जैसा मैंने अभी ही कहा कि कई चेहरे ऐसे आए जो भाजपा लगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में यह चेहरा बनेंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो है इन चीज़ों की चर्चा हुई। तो आपको क्या लगता है, भाजपा की क्या मजबूरियां हैं जो नीतीश कुमार के पीछे पीछे भाजपा चलती हुई नजर आती है, और नीतीश कुमार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हो जाते हैं और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में नजर आता है? देखिए, अभी वास्तविकता ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ना कोई ऑल्टरनेट है और ना कोई उनका विकल्प है। आप और मैं बता दूं कि चाहे आप 9वीं बार कहे या 90 बार कह ले, लेकिन आज भी जो क्रेडिबल फेस है वो कहीं ना कहीं नीतीश जी का है। एक बड़ा वोट बैंक जो है, जिसको आज तक किसी ने मुझे लगता है कि चाहे कितनी भी योजनाएं बनी, पर वो कहीं ना कहीं आज तक उसको डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट ले पाए हैं, जो मैं करूँ बड़ा हिस्सा ना कह के आधा हिस्सा अगर हम कह ले, यानी महिलाओं को आज तक किसी पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया। सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप कुछ योजनाएं बना दे और उससे सम्मान हो जाए। जो हक, जैसे एक समय में कहा जाता है कि लालू जी ने एक आवाज़ दी लोगों को, उसी तरह आज जो महिलाओं की आवाज़ है, जितना सशक्त बनाया गया है कि आज दूसरे प्रदेश से भी महिलाएं आती हैं और यहाँ नौकरी कर रही हैं, रह रही हैं और अपना पूरा जीवन यहाँ बिताने को तैयार है। ये सेफ इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सीएम साहब का कोर वोट बैंक है, जिसको कोई न हिला पा रहा है और शायद उतना इम्पोर्टेंट कोई भी पार्टी नहीं समझती है। रैलियों में सर्टेन परसेंटेज का रेशियो दिखा देना कि हाँ युवाओं को इतना ले लो, आगे के लिए महिलाओं को रख लो, आगे डेकोरेशन के लिए, तो मैं बोलूँ कि किसी भी बड़े रैली के लिए आप महिलाओं, कुछ सेलेक्टेड महिलाओं को आप लाते कि आगे रखेंगे तो वो कैमरे में दिखेगा नहीं, पर जो एक्चुअल महिला है वो कहीं ना कहीं जो 2 बड़े नेता बिहार के रहे हैं उनके साथ हमेशा रही है। और आज कोई बड़ी पार्टी, आज प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं तो वो 50 चीज़ें तो सोच पा रहे हैं, और वो एक सबसे बड़ा और आधा हिस्सा को टारगेट कर ही नहीं पा रहे। और मुझे लगता है कि आज भी उसकी कीमत और अहमियत लोग नहीं समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी क्यों नीतीश कुमार है। आप मैं कह रहा हूं ना कि अगर अगर हम आप जिंदा रहें और 90 बार भी अगर उनकी आयु रही और 90 बार भी वो पलटे, तो वो तब भी क्रेडिबल रहेंगे। तो वो चीज़ बनाना होगा। अब हम आते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि भाजपा की क्या मजबूरी है। देखिए, भाजपा की मजबूरी क्या है कि भाजपा वो सारे एक्सपेरिमेंट करती है या करती रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ें इसलिए मिस हो जा रही है कि जैसा कि आपने बोला कि 6 महीने इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, फिर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। कहीं ना कहीं हर स्टेट में अब ये मान के रखना होगा कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं या उनके बाद जितने भी केंद्र के जो टॉप 5 मिनिस्टर रहे हैं, जो लंबे टाइम से केंद्र की राजनीति को संभाल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो भाजपा में हो, उनको अपने रहते कुछ लीडर, कुछ लोगों को आपको इस्टेब्लिश करना होगा, जिसके लिए एक लंबा दौर जाता है। अमूमन राजीव प्रताप रूडी कैपेबल हैं, पर जो मास एक ऐसा लीडर बिहार को चाहिए
वो आप यहाँ एजुकेशन से देख ही नहीं सकते। ये तो मैं हम बोले ना कि ये अलग ग्रह है, राजनीति का ग्रह ही अलग है। यहाँ आपको एक ऐसा कैंडिडेट लाना होगा जिसपे एक मास जो है, जिसका एक डाइवर्जन उसकी तरफ जाए। अब उसको आप सोचते कि चलो एक पढ़ा लिखा हम प्रोजेक्ट करें, वो भी काम नहीं आता। एक सर्टेन जाति से डालते हैं, वो भी काम नहीं आता। एक ऐसा लीडर आपको भाजपा के पास आज के डेट में नहीं है। दूसरा, भाजपा के साथ दिक्कत क्या है, सेकेंड जनरेशन लीडर नहीं है। ये अभी फर्स्ट जनरेशन ही है जो अब जाके स्टेबल हुई है। तो सेकेंड जनरेशन का बिहार, क्योंकि एक तो भारत वैसे युवाओं का देश माना गया है, ऊपर से बिहार सबसे ज्यादा मतलब राज्य में युवा है। तो जो कह रहे हैं ना कि सेकंड ऑप्शन, आप लगातार नाम देख लिए, एक बड़ा नाम जो आपको खान सर का दिख रहा है। क्या कारण है कि खान सर इतने कम समय में इतना ग्रो कर रहे हैं? कारण यही है कि जो सेकंड स्टेज का जो लीडर है वो हर क्षेत्र में पैदा हो रहा है। चाहे वो आप स्पोर्ट्स की बात कर ले, तो आप देख रहे हैं कि हमारा 13 साल का लड़का इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार हो गया। 13 साल का, आप कितने भी आरोप लगा ले, वो 15 से ऊपर नहीं जाएगा, कितने भी बोन टेस्टिंग करा ले। क्यों? क्योंकि बिहार हमेशा फास्टेस्ट ग्रोइंग रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकली आप रिसोर्स के मामले में हम पीछे रहे, लेकिन हमारा मेंटल लेवल हमेशा आगे रहा, हमारा स्ट्रेंथ हमेशा आगे रहा। और कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात कर ले तो जो हमारा जेनेटिक है, चाहे वो डेवलपमेंट है कि कर्म और हमारी बुद्धि दोनों, हमेशा हमारा जो तेज रहा है वो बहुत प्रभावी है। तो सेकेंड जनरेशन में भाजपा अभी मार खा रही है। और इस बीच में अगर एक ऐसा उनको फेस मिल जाए जहां पे वो सेकेंड जनरेशन के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहे हैं, यही कारण है ना कि क्यों चिराग पासवान भाजपा के ना होने के बाद भी ये लंबे टाइम से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सीएम चेहरा बनेंगे, जबकि वो भाजपा के तो है नहीं। वो मात्र 6% वोट बैंक की बात कर ले, या आप एक कह ले कि एक क्षेत्रीय पार्टी की बात कर ले, कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं। लेकिन क्यों चिराग पासवान भाजपा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जबकि उनकी पार्टी अलग है? कारण ये है कि वो सेकेंड जनरेशन के लीडर हैं, वो आज के समय के लीडर हैं। और कहीं ना कहीं, और सेम टाइम अगर हम तेजस्वी यादव की बात कर ले, ये भी सेकेंड टाइम के हैं, तो ग्रोइंग हो चुके हैं। अब बिहार को कहीं ना कहीं नया लीडर चाहिए। पर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जिस दिन बिहार को नीतीश कुमार जी जैसा क्रेडिबल नेता, जिसकी पकड़ कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे हो, प्रशासन पे हो, शासन पे हो, ऐसा एक क्रेडिबल जो वाकई बिहार को, बिहार और यूपी को बांध कर रखना, वो मुझे लगता है कि देश चलाने के बराबर है। इतना ही क्रेडिट मैं कहता हूँ कि जितना बिहार के लिए आपको लगता है, उतना ही यूपी के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि अगर आप समझिए कि 2 कंट्री ही चला रहे हैं, बिहार और यूपी, तो अगर जिस दिन भी, अगर आप चाहे आज, अगर आप 6 महीना में अगर कोई ऐसा लेके विकल्प आ जाए, तो जनता उसके साथ जाएगी। चलिए, तो विकल्प की बात अगर करें पुरुषोत्तम जी, तो लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि 2020 में कोई ऐसा विकल्प नहीं था, लेकिन 2025 में प्रशांत किशोर जो है वह एक विकल्प बन सकते हैं। कई मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर आए हैं। 3S की बात कर रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिहार की जनता त्रस्त है। शराबबंदी नीतीश कुमार ने कर दी, लेकिन बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हुआ। जमीन सर्वे की बात कर रहे हैं कि सर्वे बिहार में हो रहा है, लेकिन भाई भाई जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो लड़ाने का जो है स्कीम तैयार कर दिया नीतीश कुमार ने। तो क्या बिहार के लोगों के लिए प्रशांत किशोर एक विकल्प बन सकते हैं आपके अनुसार? नहीं, जिस तरह से आए थे विकल्प नज़र आ रहा था, लेकिन जब से पार्टी गठन हुआ उसके बाद विकल्प, और ये उपचुनाव में जब अपना डाले प्रत्याशी का प्रदर्शन थोड़ा सा बिक गया, उससे भी फाइनल में हार उससे भी फाइनल में हारे। तो इससे जनता में थोड़ा मैसेज गया गलत, और अभी तक फिर राजनीतिक परिदृश्य से भी बाहर है, लगभग प्रदेश से भी बाहर है, जो जनता के बीच में नहीं दिखाई दिया जा रहा है। पवन जी, विकल्प की अगर बात की जाए तो 2020 में तो कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 2025 में विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर देखे जा रहे हैं। हालांकि सेमीफाइनल में तो फेल हो गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकते हैं। चाहे वह जमीन सर्वे का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, चाहे वह स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मामला हो, या फिर बिहार में जो भी योजनाएं आती हैं, नल जल योजना का मामला हो, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। तो क्या विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जाए? बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये नाम लिया। मैं बताऊं कि जैसे मैंने 2 स्ट्रेंथ बताया था कि नीतीश जी का जो एक कोर है जो अभी भी फोकस नहीं कर रहा, महिला का वोट। दूसरा,
जो रूरल डेवलपमेंट है उसका क्रेडिट आप अगर वर्ल्ड मैप पे भी जाएंगे तो रूरल डेवलपमेंट बहुत हुआ है नीतीश जी के राज्य में। चाहे आप जिस भी सड़क की बात कर ले, बिजली के, पानी की, जो भी स्ट्रक्चर है, आज मुखिया को इतना स्ट्रेंथ दिया गया है। अगर ढंग से अगर बिहार का सारा मुखिया ईमानदार हो जाए तो ये जो रूरल डेवलपमेंट है वो उस रेशियो में हम बहुत ऊपर जाएंगे। अब आप बात करते हैं विकल्प की। विकल्प प्रशांत किशोर, जब ये नाम राजनीति में आया था तो बहुत चर्चा हुई थी और बहुत इस पे मंथन किया गया था। अब मैं बताऊं कि कहाँ चूक गए प्रशांत किशोर जी। सबसे पहले बिहार को आज के डेट में एक फॉर्मेट जो लोगों को बहुत पसंद आया रील के माध्यम से, उनका एग्रेसिव नेचर। दूसरा, जो आप कई बार होता है कि जैसे कि हम चंद्रयान में जितनी बार हमने भेजा, अगर आप बहुत अच्छा मिसाइल बना ले या सब कुछ कर ले, अगर आपकी लॉन्चिंग सही ना हो तो वो आप फिर वो आपका वो समय, आपका रिसोर्स, आपका पैसा, वो सब फेल हो जाता है। लॉन्चिंग नहीं हो पाई पीके की, प्रशांत किशोर जी लॉन्चिंग नहीं कर पाया। दूसरा एक मैं बताऊं कि बिहार जो है ना, बिहार और खासकर यूपी का हिस्सा कह ले या थोड़ा सा झारखंड कह ले, यहाँ जो टेम्परामेंट है ना राजनीति में, वो मैच करना बहुत जरूरी है। यहाँ स्किल हो ना हो आप में, जो बिहारी लोगों का एक टेम्परामेंट है, व्यवहार अगर आपका है ना तो राजनीति क्या हो, आप किसी भी क्षेत्र में आगे जाएंगे। यहाँ टैलेंट भले थोड़ा कम हो वो चलेगा, व्यवहार पूरा होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रशांत जी का फ्यूचर इतना डार्क हो जाना है राजनीति में, क्यों? क्योंकि जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी नेता टू नेता। कहीं ना कहीं एक एरोगेंस का इल्जाम है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आगे राजनीति में दिक्कत आएगी। दूसरा क्या है कि यहाँ एक एग्रेसिव, आज के समय में बिहार में नेता बनना सबसे आसान है। मैं कहता हूँ ना कि लोग कहते हैं ना भारत में बाबा बनना सबसे आसान है, मैं कहता हूँ बिहार में नेता बनना सबसे आसान है। आज एक एग्रेसिव आदमी को आप लाइए, कहीं से भी भारत के किसी कोना से लाइए, थोड़ा सा उसको यहाँ का लैंग्वेज से कम्युनिकेट करा दीजिए और उसको थोड़ा सा आप एग्रेसिव मोड दे दीजिए, ऑन कर दीजिए, देखिए लोग उसको कितना प्रभाव से पसंद करना शुरू करेंगे। तो कहना है कि ओवरऑल प्रशांत किशोर जी की जो लॉन्चिंग, प्रशांत किशोर जी अगर अपने आप को बचा के रखते 2025 के लिए तो एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होता, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जाता। अभी उन्होंने जो सोचा, जैसा कि एक सारण का एमएलसी वो निकाल लिए कि उनको पता है कि अभी वो इन्वायरमेंट नहीं था, माहौल नहीं था, चुनावी माहौल नहीं था, वो जातीय रंग उसको नहीं मिला था, और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ कमाल कर जाते हैं बाई इलेक्शन में तो वो एक दावेदारी ठोक देंगे और वो एक प्रेशर बना देंगे, पर वो वहां चूक गए। पूरी तरह विश्वास चला गया। अब जो उनका वोटर था, जो सपोर्टर था, वो भी अपने आप पे वापस से लगता है कि गंगा जल छिड़केगा और अपने अपनी पुरानी पार्टी में चला जाएगा। तमाम विषयों पर चर्चा हुई, बाद में भी जो है हम चर्चा गरम में तमाम सवाल पर चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में कई मुद्दे जो हैं वह तैर रहे हैं। विकल्प की भी बात की जा रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन विकल्प होगा। जेडीयू में भी उत्तराधिकारी की बात की जा रही है कि जेडीयू का आखिर अब उत्तराधिकारी कौन होगा। नीतीश कुमार अगर अब छोड़कर राजनीति से संन्यास लेते हैं तो वो कौन चेहरा है जो जेडीयू का उत्तराधिकार, यानी कि जो जेडीयू को संभालेगा, आगे से लीड करेगा। कभी चर्चा हो जाती है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं वह जेडीयू को संभालेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन ये सब तमाम बातें जो हैं वह गलत हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी मीडिया को संबोधित करके कहा कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मैं राजनीति से दूर ही रहता हूँ। उसके बाद संजय झा की चर्चा हो जाती है कि संजय झा जो हैं वह जेडीयू के उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में कभी ललन सिंह का भी नाम आता था, आरसीपी सिंह का भी नाम आता था कि आरसीपी सिंह जो हैं वह जेडीयू को संभालेंगे आगे चलकर। लेकिन सबको साइड करते हुए नीतीश कुमार चले गए। लेकिन अब जो है संजय झा का नाम आ रहा है, तो संजय झा अब कितने दिनों तक संजय झा की चर्चा रहती है, यह भी देखने वाली बात है। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बीपीएससी का मुद्दा जो है बिहार में उठ रहा है। बीपीएससी को लेकर कहा जा रहा है कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वह 2025 में सरकार को सबक सिखाएंगे अगर परीक्षा री एग्जाम नहीं होता है तो। इधर चिराग पासवान की भी चर्चा है कि चिराग पासवान भी जो हैं वह कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है सामंजस्य बैठाकर चल रहे हैं। नीतीश, जैसा पवन जी ने कहा कि नीतीश कुमार को जो खुश करेगा वही आगे चलकर बिहार की गद्दी जो है उसको मिलेगी। आपने मिर्ज़ापुर 2 देखा होगा, मिर्ज़ापुर 2 में भी कालीन भैया को जो खुश करेगा उसको मिर्ज़ापुर की गद्दी मिलती है। तो कहीं ना कहीं कालीन भैया जो हैं नीतीश कुमार बने हुए हैं और कालीन भैया को खुश करने में
तमाम यानी कि चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव जो हैं वह लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि अब तो तुम ही लोग को संभालना है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आगे बिहार की गद्दी किसको जाती है। 2025 में क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।